यहाँ ये क्या है सर, ये सामने टाइगर है और ये जानवर है, एक एनिमल है। एनिमल क्या होता है आप ये अजीब सी बात है। जिस कैटेगरी में आप उस ऑब्जेक्ट को शामिल कर रहे हैं, उस कैटेगरी को आप डिफाइन करें। अब एनिमल क्या है नहीं बता सकते, तो कैसे आपने कहा कि ये एनिमल ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। बहुत सादा तरीके लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो नाम पर गौर करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। ये बात से अधिक मैक्सिमम है। अगर उस टोटल प्रोबेबिलिटी को जो कि 1 है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते अमंग वेरियस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो आपके पास फिर जो टेबल या ग्राफ या फॉर्मूला जो भी बनेगा उसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं आसान सी मिसाल अगर आपको दूं और मैं अगर आपसे कहता हूँ मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ 10 बॉल 10 बॉल, वो कलर वाइज 2 है, व्हाइट और ब्लैक, और बिल्कुल एक जैसी बॉल है, सिर्फ कलर अलग है, बाकी साइज हार्डनेस शेप सब एक। ये टॉपिक कौन सा और बॉक्स को बगैर लेके हम उसमें से कोई 2 बॉल रैंडमली ड्रॉ करते हैं, रैंडम मतलब 3 करते हैं, 2 ही 3 करते हैं। और अब मैं आपसे कहूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में से 2 रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 में से 1 रेड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी रेड ना, क्योंकि आधी रेड बॉल में मैंने कहा आधी ब्लैक बॉल है, 5 रेड है 5 ब्लैक। तो यहाँ आप डिफरेंट नंबर ऑफ रेड बॉल जो है वो चेंज हो रही है मेरे क्वेश्चन में। कभी रेड बॉल में जाता हूँ 3 हूँ, कभी जाता हूँ 2, कभी 1 और कभी, और जो चीज भी चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द बॉक्स, क्या वो वेरिएबल है? बिल्कुल जरूरी नहीं पहली बार आप बॉल उठाएं जितनी रेड बॉल लाए हर बारी में उतनी ही रेड बॉल लाए, जरूरी नहीं। तो पहली बारी में 2 रेड आना है, अगली बारी में 3 रेड आना, शायद कोई भी रेड आए। तो नंबर ऑफ रेड बॉल जो है वो वेरिएबल है, लेकिन ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पहले पता ना चले वो रैंडम वेरिएबल। या आप बगैर बॉल्स को सिलेक्ट करें पहले से बता सकते हैं कि अगली बार जब मैं बॉल सिलेक्ट करूंगा तो रेड बॉल्स कितनी होंगी, गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ। इसका मतलब 2, एक तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कुछ भी हो सकती है 0.23 में, क्योंकि 3 ही बॉल पिक करनी है ना, तो 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती ना, रेड बॉल ही 3 पिक करना है तो 4 तो हो नहीं सकती, लेकिन 3 होंगी या उन 3 में 2 होंगी रेड, या 1 होगी या 0 होगी, ये तो पहले से आपको। तो वेरिएबल जो आपका है नंबर ऑफ रेड बॉल इन योर सैंपल, इन योर सिलेक्टेड सैंपल, वो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू चूंकि आप पहले से नहीं बता सकते तो रैंडम वेरिएबल। अब अगर मैं आपसे कहूँ फिगर मुझे बताइए कि कोई भी रेड बॉल ना आए तो क्या प्रोबेबिलिटी? कोई तो प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ तो चांसेस होंगे कि 3 बॉल आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी रेड ना, कुछ तो होगी। मैं कहता हूँ अच्छा नहीं 3 में से 1 रेड है, इसकी भी कुछ क्या होगी, कुछ इसकी भी प्रोबेबिलिटी, दोनों रेड है 2 रेड है इसकी भी, और कुछ लेकिन प्रोबेबिलिटी तीनों की। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो है, रैंडम वेरिएबल यहाँ पर है हमारे पास, वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं जो आपके सैंपल में, और अगर मैं एक्स करूँ तो एक्स क्या हो सकता है 0, 1, 2 और 3, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इनके एसोसिएटेड या इनके corresponding प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जब मेरे रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ रेड बॉल्स के सैंपल में वैल्यू 0, इसकी कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी
हो सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मैं फर्स्ट कर लेता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 और सारी रेड आ जाए, इसकी भी कुछ क्या होगी प्रोबेबिलिटी 0.1। एक रेड बॉल आ जाए लेट्स से, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 और दो आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3। ये मैंने फर्स्ट की, लेकिन इनको फर्स्ट करने में मैंने एक बात का ख्याल किया, मैं ये बात का ख्याल नहीं किया मास्टर कि जब इन सारों को मैं ऐड करता हूँ तो 1 नहीं बनता, जबकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो आ है। तो आप देखिए सर, हो सकता है कोई केस आपने मिस कर लिया, कोई पॉसिबल केस आपने मिस किया हो, तो जिसे मिस किया उसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब आपका जहनी इम्तिहान हो रहा है, क्या मैंने कोई पॉसिबिलिटी कोई केस मिस करा? अगर मैं 3 बॉल सेलेक्ट करता हूँ और में से मैंने 10 रेड बॉल्स में, क्या कोई मैंने रेड बॉल्स का केस मिस किया? ये तो केस क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था कि 3 बॉल एक बॉक्स है, उसमें 5 रेड 5 ब्लैक बॉल। अब अगर मैं उनमें से 3 बॉल्स रैंडमली ड्रॉ रैंडमली सेट, मुझे नजर नहीं आ रही कौन सी, लेकिन आपको पट्टी बांध दी, बॉल सारी एक साइज सिर्फ कलर बनता है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं उन्हें छू करके बना सकता है, कौन सी देख कर ही बनाऊंगा, देख नहीं सकता नहीं। अगर 3 बॉल में सिलेक्ट करता हूँ, हो सकता है तीनों की तीनों रेड आए, क्योंकि 5 रेड है, पॉसिबल 2 रेड और 1 ब्लैक आए, पॉसिबल कि 1 रेड 2 ब्लैक आए, में पॉसिबल सारी ब्लैक आने कोई रेड ना। तो मेरा सवाल ये कि अब आप रैंडम वेरिएबल की सारी पॉसिबल वैल्यूज को कंसीडर कर लेते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, तो उन तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होगा? तो यहाँ तो अगर मैं इनका सम कर रहा हूँ तो वो सम जो है वो 1 नहीं आ रहा, 0.8 आ रहा है। तो ये x 0 1 2 3 क्या है? ये x यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन दी सर्कल। तो मेरी 0 इन सारी ब्लैक, मेरी 1 रेड हो, बाकी 2 ब्लैक होगी, 2 रेड हो, 1 ब्लैक होगी, 3 रेड हो, 2 रेड मिलेगी। क्या मैं पॉसिबल केस में मिस किया? नहीं किया। बस यही आपने खबरदार हो जाना, अगर पॉसिबल केस नहीं हुआ तो ये फिर प्रोबेबिलिटी जिसने भी कैलकुलेट करी करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम ऐसा आउट हो गया है। अब यही सवाल तो 4 रेड बॉल, यानी 4 बॉल में करता हूँ, शायद एक केस क्या होता, मिस हो रहा ये चारों की रेड, तो उस वक्त तो आप कह सकते थे भाई जो मिसिंग प्रोबेबिलिटी है, जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है 0.2 तो हो गई ना चारों की, 0.2 जो है वो होगी प्रोबेबिलिटी चारों की तरफ रहेगा। लेकिन अभी तो केस नहीं, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी जिसने भी कैलकुलेट की इसमें शायद कोई गलती हो, मैं भी ये मेरे पास में 0.4 और ये भी शायद 0. ये कुछ और बस वैल्यूज ऐसी होंगी कि कुछ सम करके क्या होगा 1 आना चाहिए। जब कभी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी होगी तो आप गौर से देख लीजिएगा, ये एक आपको एक टेबल बना हुआ नजर आ रहा है। इस टेबल में हुआ क्या है? ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? 1। इस टोटल प्रोबेबिलिटी में से कुछ यानी 0.1 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 के साथ जोड़ोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से कुछ हिस्सा 0.4 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 के साथ अटैच हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से कुछ हिस्सा 0.4 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 के साथ जुड़ गया, और इस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से कुछ हिस्सा 0.1 रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 के साथ एसोसिएट हो गया। इसका मतलब इस टेबल में या इस प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग प्रोसेस में टोटल प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ रैंडम। तो ये जो टेबल है ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो टेबल जो टोटल प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइटल को और करके आगे तो आपको वैसे ही समझना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी और किसमें होगी? वेरियस वैल्यूज ऑफ रैंडम। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव में कोई मतलब बनता नहीं।
नहीं, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? हाँ, लेकिन सारे केसेस अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रही तो आप समझ नहीं लगा सकते कि गलत है। पहले ये भी मेक श्योर कर लेंगे सारे केसेस हैं। अगर सारे केसेस होने के बाद भी 1 नहीं आ रही फिर प्रॉब्लम, लेकिन कोई पॉसिबल केस आपने स्टेप कर लिया और फिर अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रही तो फिर तो नहीं आएगी ना। सारे केसेस के बाद टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आए तब प्रॉब्लम है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो आपका एक रेंडम वेरिएबल जब हम पहली क्लास में मिले थे एमबीए में, तो मैंने आपको बताया था कि डेटा ये वेरिएबल दो तरह के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, जो नंबर में एक्सप्रेस की जा सके, क्वांटिटेटिव जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, मार्क्स, सब नंबर में न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिबल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिबल भी मीनिंगलेस होती है, अगर में नंबर से बताते हैं, जैसे जेंडर, जैसे रिलीजन एप्लीकेशन, जैसे और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको आप ऑब्वियसली जो है वो नहीं देख सकते नंबर्स में, वो कैटेगोरिकल या क्वालिटेटिव कहलाते हैं। लेकिन जो नंबर्स में होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक ऐसे जिनमें कोई भी नंबर आ सके और दूसरे ऐसे जिनमें कोई भी कुछ खास ही नंबर आ सके। जिनमें कुछ खास नंबर आ सके वो डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डेटा कहलाते हैं। ये बातें बहुत बार बता दी, जो मुझे हर बात क्यों बतानी पड़ी। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वेरिएबल की नाम पे और उसकी डेफिनेशन को देखें, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स एक बात तो है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये कोई नंबर ही होगा, लेकिन क्या नंबर ऑफ रेड बॉल्स में 2.5 जा सकता है? आप एक रैंडमली 3 बॉल्स को सिलेक्ट करें, क्या 2.5 रेड बॉल्स मिल सकती है? तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कांट बी इन डेसिमल। यहाँ आपका जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिबल तो है, लेकिन हर नंबर अज्यूम नहीं करेगा नंबर 9 की हो सकती, 2.1 रेड बॉल नहीं हो सकती, हाँ 2 हो सकती। तो नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन सारे नंबर नहीं आएंगे नंबर 9 के। लेकिन यही अगर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 30 और 31 के दरमियान ही कुछ भी हो सकता है, 30.7 हो सकता है, 30.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है टेम्परेचर, इसलिए वो कंटिन्यूस। लेकिन ना गैप्स आ जाए, ना जम्प आ जाए, ना ब्रेक्स आ जाए, वहां समझने अगर तो आपका ये रैंडम वेरिएबल जो है, ये रैंडम वेरिएबल अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहा है? सारी चीजों को याद रखिए, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू और आप पीछे जाते चले जा रहे हैं। जिसे भी ला रहे हैं आपको पता है, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार आपको ताना देना, लेकिन माजी हमारा बहुत खराब तो हमें आगे जाने के बाद ना हाइपर लिंक जैसे होता है ना, पीछे पीछे जाते रहते हैं, जीरो हाइपर लिंक पीछे और पीछे और पीछे तो जाते चले जाते, तो वहां जाना पड़ता है। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, मिसाल के तौर पर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं कि आपको पूरी याद होगी, लेकिन नाम तो था हाइड्रोमेट डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन या पॉइसन जो भी आपने प्रोनाउंस किया डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता आपके विषय में पढ़ाई होगी। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिसालें हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हर एक में जो रैंडम वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिस्क्रीट। जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका रैंडम वेरिएबल क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेसेस, x जो होता था नंबर ऑफ सक्सेसेस होता था। एक डॉक्टर साहब दिन में 10 ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या जानते थे कि 7 दर्ज है। अब यहाँ जो सक्सेस है वो पेशेंट का सर्वाइव करना है, तो हो सकता है कोई सर्वाइव करे, 10 के 10 अल्लाह न करे, ऑपरेशन में नाम 1 सर्वाइव करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, हमारे इंटरेस्ट सर्विस सामने। यहाँ जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो नंबर ऑफ सर्वाइवल, नंबर ऑफ सर्वाइव पेशेंट्स, ये तो एक तरह से डिस्क्रीट वेरिएबल है ना। नंबर ऑफ पेशेंट जो सर्वाइव करेंगे वो 2.5 नहीं हो सकते, वो 3.25 नहीं हो सकते, 3 या 4 5 या 6 उस तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वहां आपका रैंडम वेरिएबल क्या है?
याद करें जो आप करें जिसमें आप इंटरेस्टेड थे वही था ना, नंबर ऑफ अकरेंसेस इन a given time interval or in a given space interval। जैसे पेट्रोल पंप पर अगले 5 मिनट में कितनी गाड़ियां आएंगी रिफ्यूलिंग की, कितनी गाड़ियां आएंगी रिफ्यूलिंग के लिए अगले 5 मिनट में पेट्रोल पंप पर? क्या वो गाड़ियां 4.5 हो सकती हैं? 4 तो हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, लेकिन 20 से आगे 3 तो गाड़ी नहीं आ सकती। जब बैंक के अंदर अगर मैं जाता हूँ 10 बजे तो समझ में नहीं आप बोलेंगे 4:30 40 यूट्यूब पर तो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेटिंग टाइम उसमें आपके टाइम ले जा रहा होता है, उस टाइम के अंदर आप देखते हैं कितना हो। या अगर मैं एक किताब लिखूं टाइप करूं तो कितनी मिस्टेक नंबर ऑफ मिस्टेक 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है। यही मामला है हाइपरस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। यही जब आप याद आ जाए तो नेगेटिव बायोलॉजिकल में, रंगोली में, सब जगह वेरिएबल डिस्क्रीट है। लेकिन क्या जिंदगी में हमेशा जिस वेरिएबल में आप इंटरेस्टेड होते हैं क्या हमेशा वो वेरिएबल इस किस्म का होता है कि जो गैप्स के साथ ही वैल्यू ऐसा वेरिएबल नहीं हो सकता या किसी ऐसे वेरिएबल से हमारा वास्ता नहीं पड़ सकता, कोई भी वैल्यू नहीं कर सकता किसी इंटरवल में 10 से 15 के दरमियान, तो 10 भी ले, 15 भी ले, 11 भी ले, 12 भी ले, 11.5 भी ले, 11.5 भी ले, तो हो सकता है। तो अगर आपका वेरिएबल डिस्क्रीट काम कंटिन्यूअस रेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सबकी बात हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नाम सुना है, बहुत इस्तेमाल किया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ आपका रैंडम वेरिएबल इसको आप एक्स या जेड जो भी है वो उसकी नेचर क्या होगा? कोई भी वैल्यू यूज कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी हम मोबाइल को बना, ये मोबाइल इसकी बैटरी है, बैटरी की लाइफ भी होगी, वो लाइफ जो है इसकी इन आवर्स के लिए इन आवर्स अगर आपके हो सकता है किसी बैटरी की लाइफ लेवल 250 आवर्स, हो सकता है किसी बैटरी की लाइफ लेवल 260 आवर्स, हो सकता है किसी बैटरी की लाइफ लेवल 250 आवर्स एंड कुछ मिनट। क्योंकि आप तो आवर्स में ले रहे हैं तो मिनट्स को भी किसमें लाएंगे आप? 250 आवर्स और 30 मिनट्स, तो ये कितने आवर्स बनेंगे? ये बहुत छोटा सवाल है, खुदा के लिए इसको गलत मत कर रहे हो। 250 आवर्स और 30 मिनट्स अब यहाँ देखें जो आपका वेरिएबल में इंटरेस्ट है लाइफ ऑफ अ बैटरी ऑफ मोबाइल और सेल फोन, 250 आवर्स भी हो सकती है, 251 आवर्स भी हो सकती है, और बिटवीन 250 दूसरी वन कुछ भी हो सकती है। अब कुछ मतलब क्या रहेगा ना आपका, यानी कि 250 होगी या तो 250 घंटे चलेगा या 251, बीच में वेरी हो सकता है, बीच में बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो सकती, कंप्लीटली डेड नहीं हो सकती, एम्प्टी नहीं हो सकती। आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? 250 घंटे गुजारने के बाद हो सकता है मजीद 10 मिनट और गुजारने खराब हो सकता है। तो यहाँ वेरिएबल इंटरेस्ट जो है वो आपका कैसा रहेगा? वेरिएबल कैन बी एनी वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। तो अगर ऐसा वेरिएबल जब कोई वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो कंटिन्यूटी आ गई ना अजम्पशन के लिए, उसकी करस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी कंटिन्यूस है। तीसरा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बड़ी स्पेशल मिसालें हैं कंटिन्यूस की नहीं, बाकी से आपने डिस्क्रीट में ज्यादा पढ़ी महसूस, कंटिन्यूस में कम पढ़ी, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बात यहाँ से शुरू सिवाय एक किसी ने जवाब जबकि सब इस्तेमाल करके एक बार नहीं कई बार, मतलब मैं ही चाहता हूँ, हालांकि मेरा काम नहीं है आपको मेरा काम जो सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ताकि जिस सवाल में रहा है मतलब ही नहीं पता हो, इसी को मैं फोकस करता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो वेग है, एम्बिग्यूटी है, उसमें कंफ्यूजन है, वो खत्म
कुछ हद तक है, ये सारे कोई ना करवा सकता क्योंकि उसके लिए तो फिर अलग से वो कोर्स कराने पड़ेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, टाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता हूँ। ये भी बड़ा टाई स्क्वायर एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनोवा टेस्टिंग में आपने इस्तेमाल किए सब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा वीवर डिस्ट्रीब्यूशन, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग लॉग डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे। लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस जानना बड़ा जरूरी होता है हमारा, बहुत जरूरी होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस, और उसकी पहचान सिर्फ एक, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो रैंडम वेरिएबल है वो किसका। बहुत हमारे स्टूडेंट मालूम के साथ इतनी लंबी जर्नी के बाद कि आप पहली बार चीजें नहीं पढ़ रहे, आप थोड़े मेच्योर लोग तो पहली बार पढ़ रहे हो तो उनकी तो गलती फिर माफ हो जाए, आपकी नहीं होगी। बहुत सारे इतनी गुफ्तगू के बाद भी क्या कहते हैं, सर सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस हो जाएंगे क्यों भाई सर, देखा प्रोबेबिलिटी तो जीरो भी हो सकती है, वैल्यू इसके बीच में कुछ नहीं हो सकती। क्या करते हैं लोकल से उसकी भी दर्जात है, पहला दूसरा तीसरा, निचले दर्जे में ये होता है, उसके ऊपर ये होता है, कितना झूठ कैसे आप ये तो बोला ना कोई भी नंबर ले लेता, ये भी आपने 10 बार बोला है, रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी नहीं करते, एक बार नहीं करते, प्रोबेबिलिटी तो बाकी में कुछ भी हो सकती है, 0 और 1 के में। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप को आप डिसाइड नहीं करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी की टाइप डिसाइड होगी उस प्रोबेबिलिटी के वेरिएबल की बेस पर, कि क्या वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट है या वो कंटीन्यूअस। तो मैं शायद अब मैं ये समझ सकता हूं कि अब शायद ये बात ना भूलना, थोड़ा सा भी डर लगता होगा जानबूझ से, और लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो कॉन्सेप्ट है, अगर आपके दिमाग के अंदर यदि ऐसा है आप बिलीव नहीं करते हैं उसके ऊपर, तो फिर मेरे ध्यान से आप याद रखेंगे, कहेंगे भाई प्रोबेबिलिटी की बेस पर नहीं करेंगे, रैंडम वेरिएबल की बेसिस के ऊपर करेंगे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हैं, जब भी आप देखेंगे फला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये कैसे स्टैटिस्टिक, ये कैसे स्टैटिस्टिक, फला डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमारी बात की थी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दो पार्ट होता है, एक तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी, और दूसरा किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ की किसी स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वो हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। अब वो स्टैटिस्टिक कोई भी चीज हो सकती है जो आप सैंपल से निकाल हो सकता है, आप सैंपल से नहीं निकाल, कोई ना सुन लीजिए इस बात। सपोज करें कि इंक्वायरी हम करने जा रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि आरबीएम में जो स्टूडेंट है एवरेज इनकी वाइट सेल्स कितने हैं, एवरेज इनकी बॉडी में या इनके ब्लड में जो है वो वाइट सेल्स ऐसी नहीं होता, लेकिन कुछ मामला ऐसा है कि हम जो है सारे स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी रीजन हो सकती है, सबकी हमारे पास कॉन्टेक्ट फेल नहीं है, या स्टूडेंट विलिंग नहीं है, या पर्सनल मामला आपको भी बताएं, या हम टाइम बहुत लग रहा है, या इंक्वायरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या इतना टाइम इसके ऊपर लगा है, या हम सबसे कुछ तो हमने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं कि 10 लोग, अब वो 10 लोग क्या होंगे, पॉपुलेशन सैंपल थोड़ा इमेज थोड़ा छोटा नंबर कर लेते हैं, वो 10 to the power छोड़ देते हैं, छोटा नंबर करते हैं, अगर डेट से प्लेटलेट्स को देते हैं 8 सीवी के बजाय आप प्लेटलेट्स निकालते हैं, तो उसको डालने में जो लैक्स में होता है ना उसको डालते हैं, बस वो जो नंबर आता है उसकी बात करें। किसी के 45, किसी के 120, 120 का मतलब 1,20,000, 45 का मतलब 45,000,
किसी के 200 यानी कि 2 लाख, किसी के 300 यानी 3 लाख, किसी के 90 यानी 90,000। तो इस तरह से वो 10 लोगों के आए। अब मैंने इसका एवरेज निकाल लिया 10 लोगों का। वो एवरेज आया सपोज कर लें 125। क्या हमारे सैंपल में ऑन एवरेज, हमारे सैंपल में कितने लोग थे? 10 लोग थे। ऑन एवरेज हर के ब्लड में, हर एक के ब्लड में कितने प्लेटलेट्स हैं? 1,25,000, 125। अब मेरे सवाल ये मीन होंगे, कैसे करेंगे रिप्रेजेंट इस मीन को? एक्स बार या मीन एक्स, ये अल्लाह का शुक्र है। यहाँ भी आप यूँ बोलते हैं लेकिन हमारे और पीछे जाना होगा, और पीछे भाई हम जो है जबान ही सही ना हो रहा था हमारा, बीसी पे जाना जाते तो बात। अच्छा अब तो मेरा सवाल अगर जो 10 लोग हमने लिए, अगर वो 10 लोग नहीं होते, 6 वही होते, 4 कुछ नए लोग होते, या 5 होते, 5 कुछ नए होते, क्या ऑडियंस में खाली 10 ही लोग तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग। तो अगर हम अगला सैंपल लें जिसमें शायद इनमें से भी कुछ लोगों को कुछ नहीं दिए, सारे ही ना, ये सारे नए, तो क्या जरूरी है कि आप जो फिर मीन आएगा सैंपल का, अगले सैंपल का, वो भी 1,25,000? नहीं, पक्की बात। देख लो, सोच लो कौन से बन रहे हैं तुम्हारे, क्या वो भी 1,25,000 होगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है, भी शायद 1,25,000, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं ये वैल्यू रिपीट हो जाए, ज्यादा चांसेस नहीं वैल्यू रिपीट। अच्छा तीसरा सैंपल है और उसका सैंपल मीन निकालते हैं, वो भी शायद कुछ और। तो अब तुमने गौर से देखो, अगर सिर्फ एक सैंपल के अंदर छापो, एक सैंपल के अंदर, तो जो वेरिएबल है वो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स से इंडिविजुअल्स की बॉडी, जो वेरिएबल है वो क्या है? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। किसी एक सैंपल को तुमने टारगेट कर लिया, सैंपल नंबर 3 को कर, उसमें 10 लोग हैं, 10 लोगों की जो तुम प्लेटलेट देख रहे हो तो वो बदल रहे, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है, लेकिन जब तुम सारे सैंपल को एक साथ देखते हो, एक नया वेरिएबल भी आया और वो होगा सैंपल मीन। आमतौर पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो तुम पढ़ते हो और डिस्क्रिप्टिव, उसमें मीन वेरिएबल नहीं, लेकिन यहाँ जहाँ रिपीटेड सैंपलिंग होती है, जहाँ सैंपल मोर देन 1 होते हैं, वहां सैंपल मीन भी क्या कर रहा है? वही कर रहा है। पहले में 25 आया, दूसरे में शायद 1.5 लाख आ जाए, तीसरे में शायद 1 लाख आ जाए। तो सिर्फ प्लेटलेट्स लोगों के चेंज नहीं हो रहे, बल्कि सैंपल टू सैंपल उनका मीन भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब मुझे बताओ ये सैंपल मीन क्या है? पैरामीटर है, ये स्टैटिस्टिक्स, और ये चेंज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी? ये वेरिएबल होगा। और वेरिएबल कैसा वेरिएबल? क्या सैंपल सिलेक्ट करने से पहले उस सैंपल का मीन तुम फोरकास्ट कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। कैसा वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमेशा डिस्क्रीट होंगी, कंटिन्यूअस होंगी। जो मेरी एग्जांपल जी, यहाँ पर आप कह सकते हैं वो डिस्क्रीट हो सकती है, क्योंकि जो रिपोर्ट करी जाती है वो यही करी जाती है, 1,25,000 होगी, 1,26,000 होगी, तो इनके दरमियान में तो काउंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा है हमारे पास डिस्क्रीट। लेकिन अगर यही मिसाल जो है मेरी प्लेटलेट्स के बजाय किसी मेजरिंग वेरिएबल की, जैसे टेम्परेचर की होती, जैसे आपकी ब्लड की क्वांटिटी की होती, ऑन एवरेज एक एडल्ट, एक 18 से 25 साल, बस यहाँ कर लेते हैं, इस एक ग्रुप में ऑन एवरेज ब्लड कितना होता है? ऑर्गन में इतने लोग, तो बहुत लोग हैं दुनिया में, कभी कितने लोग होंगे या कराची में कितने लोग होंगे जो 18 से 25 के ग्रुप में होंगे? सबसे तो नहीं पूछ सकते, और ये डेटा कलेक्ट करना आसान थोड़ी हो गया, तो फिर पूछ भी लो, फिर उनको टेस्ट कराऊंगा ब्लड का, जब भी पता चलेगा ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने उनको तराजू पे खड़ा किया, बैलेंस का वेट आ गया इसका या ब्लड की क्वांटिटी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर क्वांटिटी ऑफ ब्लड को मैं मेजर करना चाहता हूँ तो अगले सैंपल लेना, 10 लोगों का ले लिया, उनका एवरेज वेट ब्लड क्वांटिटी कुछ और आई, अगले 10 में कुछ और आई। अब यहाँ जो ब्लड क्वांटिटी है, इसका जो मीन आ रहा है, क्या वो मीन अब डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा? जी सोच के बताइए। ऑब्वियसली कंटिन्यूस, क्योंकि जो ब्लड की क्वांटिटी है हो सकता है 2 लीटर, हो सकता है 3 लीटर, हो सकता है 2.1 लीटर।
पॉसिबिलिटी है। सही एग्जांपल रिपीट कर दें। मैंने एग्जांपल दी कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 18 से 25 साल के जो लोग हैं, मतलब मेरे जहन में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो नॉर्मली ये ग्रुप होता है उनका, तो 18 से 25 साल के लोग हैं, इनकी बॉडी में ऑन एवरेज कितना ब्लड होता है, कितना ब्लड होता है। तो मैं ब्लड की क्वांटिटी में इंटरेस्टेड था, तो अब उसके एक सैंपल ले सकता हूँ। अब एक सैंपल में आई ब्लड की क्वांटिटी ऑन एवरेज के 3.5 लीटर, दूसरे में आ गए 4 लीटर, तीसरे में आ गए 3.6। तो जो एवरेज क्वांटिटी ऑफ ब्लड है इन अ पर्सन जिसका एज ग्रुप 18 से 25 साल हो, तो पहली बात तो ये है कि वो नंबर में होगा, लेकिन नंबर कैसा होगा, वो नंबर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी नंबर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल। तो अगर हमने देखा 2 लीटर मिनिमम होगा, 6 लीटर मैक्सिमम होगा, लेकिन 2 और 6 के दरमियान में कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं कि 2 हो गया या 3 हो, अगर 3.5 निकल गया तो आधा लीटर निकाल देंगे, चलो कैसा ऐसा नहीं, मतलब हो सकता है कुछ भी। अब जो सैंपल मीन है वो कैसा वेरिएबल बनेगा आपका कंटिन्यूअस। अब इस सैंपलिंग मीन को चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूअस हो, बहुत तफसील से आपको बताया मैंने, क्या इसकी वैल्यूज बदल देंगी सैंपल टू सैंपल? और क्या पहले सैंपल लेने से पहले आप वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो सैंपल मीन क्या होगा? रैंडम वेरिएबल। हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की एसोसिएटेड कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रोबेबिलिटीज होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यार अगर बताएं क्या चांसेस है कि हम जो सैंपल लेते हैं उसमें जो ब्लड की क्वांटिटी है वो 3 लीटर है, कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी। फिर मैं ये कहता हूँ नहीं यार 3 ना है, 3.5 लीटर, कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी। नहीं यार 3.5 नहीं, 3.6 लीटर है, कुछ तो क्वांटिटी होगी। नहीं ये 4 लीटर है, कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी। इसका मतलब है यहाँ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, 1, 2, 3 नहीं है। यहाँ 0, 1, 2, 3, यहाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ कि रेड बॉल्स कितनी आ रही है, यहाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ ब्लड की क्वांटिटी कितनी है। वो 3 लीटर भी हो सकती है, 3.1 भी हो सकती है, और 3.05 भी हो सकती है, 3.08 भी हो सकती है, 3.07 हो सकती है, 3.001 भी हो सकती है। पहली बार का रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बहुत सारी होगी, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं साथ में देखूं तो एक बार फिर क्या बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी? प्रोबेबिलिटी की। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन किसकी नहीं कैलकुलेट करी है मैंने, सैंपल में। और सैंपल मीन क्या है? स्टैटिस्टिक। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है व्हिच इज कैलकुलेटेड फॉर द स्टैटिस्टिक, इसे कहेंगे हम सैंपलिंग। ये कंटिन्यूअस कैसे, ये समझ में नहीं क्या आया। कहेंगे? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले तो बायनोमियल पढ़ी हमने, वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना जरूरी है, बल्कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हो, किसी स्टैटिस्टिक की। अब आप देखिए सर, अगर मीन के बजाय मीडियन कैलकुलेट करते तब तो डिस्ट्रीब्यूशन आती, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सर अगर मॉड करते हैं सैंपलिंग, सर अगर स्मिथ करते हैं सैंपलिंग, सर कोटाइज करते हैं सैंपलिंग, सर रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स के नाम से स्लोप उसकी तो एनीथिंग इज कंप्यूटेड फ्रॉम सैंपलिंग। कुछ नहीं, वो स्टैटिस्टिक है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसे हम जाते हैं सैंपलिंग। तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक बार की भी हो सकती है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सैंपल मीडियन की हो सकती है। एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर दोनों वेरिएबल्स कोई बता सकता है कौन किसका वेरिएबल? एस स्क्वायर इज द वेरिएबल सैंपल। तो क्या एस स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी या सिग्मा स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन? तो सिग्मा स्क्वायर वो पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन की नहीं होती, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैं बात कर रहा हूँ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है नहीं होती? आपने कहा नहीं होती, मैंने कहा क्यों नहीं होती? आपने कहा सैंपल की होती है, तो भाई पॉपुलेशन की क्यों नहीं होती? ये नहीं, वो तो बहुत दूर चले गया, बहुत सादा जवाब,
बहुत सारे हैं। तो सही बात है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए चीजों को बदलना जरूरी है। पॉपुलेशन का वेरियंस कभी कभी भाई पॉपुलेशन में जो सेंट्रल निकालना है ना उसमें हो सकता है तब्दीली आ जाए, लेकिन पूरी पॉपुलेशन को अगर काउंट कर लेंगे तो उसमें चेंज नहीं आएगा। पूरी पॉपुलेशन ही ले लिया आप, उसमें कहां से लेना है, कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल नहीं, फिर रैंडम का वर्ड तो बेकार हो गया ना, मतलब बाद में देखेंगे ना रैंडम है पहले वेरिएबल तो पॉपुलेशन की तमाम चीजें कॉन्स्टेंट होती है, बेशक अननोन, बेशक पता ना हो, लेकिन ये पता है कि जब भी मालूम होगी इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट की, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती भाई। बात समझ में आ रही है? इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कभी लिखा था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टेटिस्टिक। यहाँ पैरामीटर का वर्ड नहीं, पैरामीटर की नहीं होती, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन किसकी सिर्फ ठीक है। जैसे अभी बताया सैम्पलिंग की बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने बार बार दोनों एग्जाम्पल इसी के लिए, चाहे वो ब्लड क्वांटिटी से दिए हो चाहे मैंने वो नंबर ऑफ प्लेटलेट से दी, तो मैंने इसके लिए। लेकिन अगर मेरे पास सैंपल प्रोपोर्शन क्या है, सैंपल प्रोपोर्शन याद रखता तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नहीं नहीं यहाँ से दूर के यहाँ से दूर यहाँ और सोचोगे दुनिया से निकल गए अलग की बात को, क्योंकि देखो अगर 3-4 मंदिर से कोई गिरे और वो दुनिया में ना रहे, लॉजिकल बातें समझना, लेकिन इतनी चीज नीचे से कोई गिरे और फिर वो दुनिया में ना रहे, अजीब सी बात बताने में भी अजीब है, शर्मिंदगी सी भी होगी। कभी कैसे गए भाई, ऐसे गए एक फुट से गिरे और गिर गए। अच्छा गिरना की दो तरह से होता है, एक होता है कि ऊंचाई से गिरने तो नजरों से गिरता है, तो कुछ लोग नजरों से गिरते हुए ग्राउंड में क्यों चले जाते हैं। मतलब हमने इतनी लंबी कथा सुना दी, कोई लंबी कहानी जो है हम सुना के जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन आदमी भी पूछ रहा दोषी बढ़ता है और कोई कहानी खत्म करते अंदर ये सवाल है हो गया क्या होगा, कोई जवाब बताए आप बताए ना, मैंने सवाल किया थे नहीं, मैंने सवाल क्या किए थे, ये देखिए ये हमारे मुल्क के होनहार लोग हैं, यानी जवाब देंगे सवाल ही का, यह कमाल बात है, कमाल बात जवाब नहीं पता सवाल ही है। वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक है ना हमारे पॉलिटिशियन में बहुत, तो वो बोलते हैं पता होता नहीं है, मतलब बोल टीवी में आगे बोल दो, कुछ भी बोल दो, उसके बाद किसी को पता है सवाल क्या है। मैंने कहा था भैया सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो आपने जवाब दिया था पढ़ा था ना, तो जरा दोबारा से स्लाइड दिखा देते हैं, ये पढ़िए क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एनी लेकिन स्टैटिस्टिक को हमने अंडरलाइन की और बड़ी मोटी लाइन और आगे फिर मजीद लिखा है, मुझ जैसे नहीं करना, आप तो नहीं लोगे, मुझ जैसे शख्स नहीं है, कौन होता है स्टैटिस्टिक जो चीज सैंपल से निकाल, तो मैंने कहा था सैंपल प्रोपोर्शन। जैसे आप कहते हैं ना हलीम लेने जाते तो आप कहते बीफ का हलीम देना, जब आपने बोल दिया ना बीफ का हलीम देना तो उसका आगे ये तो नहीं बोलोगे यार बीफ का हलीम, वो वाले बीफ का हलीम जो कि गाय होती है, आप अभी तो गाय नहीं बोलोगे ना यार, उसके अंदर चावल में चिकन हलीम देना, चिकन हलीम बुआला तो मुर्गी से बनता है, और चिकन हलीम मलयाली मुर्गी से, तो भाई सैंपल प्रोपोर्शन तो एनी सैंपल की चीज, और जो सैंपल से निकलेगी वो स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन जिंदगी की मुश्किल बनाएगी। ये बात तो पहली कि जो भी चीज सैंपल से निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल वो मीडियन हो मॉड हो रेडियस हो स्केलिंग हो प्रोसेस हो कोटाइल हो कुछ भी सैंपल से निकले पॉपुलेशन उसकी बताइए क्योंकि वो वेरिएबल ही
ब्रेक में अपलोड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब इन्होंने दो जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताई जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है बात जो अच्छी स्ट्रैटेजी पढ़ना चाहते हैं। इन द केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एज वेल एज इन द केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब पहले तो यहाँ रुक जाइए सैम्पलिंग विद और विदाउट, तो वापस करता हूँ उसी मिसाल पे जहाँ एक बॉक्स था जिसमें 10 बॉल्स थी, आधी रेड थी आधी ब्लैक थी, 5 रेड 5 ब्लैक, आप उसमें 3 बॉल्स ड्रॉ करते हैं। तो ये 3 बॉल्स आप निकाल लें तो 10 बॉल जो थी वो पॉपुलेशन की और 3 आंसर था। अगर देखिए रैंडमली आप पिक कर रहे हो बॉल्स को, अब आपके पिक करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीके ये हो सकता है कि आपने पहली बॉल निकाली, उस बॉल को आपने देखा और आपको लगा वो बॉल आ गई रेड, तो आपने लिख दिया रेड और उस बॉल को आपने अलग फेंक दिया वापस डब्बे में बॉक्स में नहीं। 3 बॉल को देख रहे हैं आपने, तो एक देखी, अब दूसरी बॉल निकाली। लेकिन अब जब आप बॉल निकालेंगे तो पहली बार अब डब्बे में बॉक्स में 10 नीचे लगे 9 बॉल्स, और अगर पहली वाली रेड निकल गई तो आप रेड की बचनी 4। अब आपने फिर से बॉल निकाली, मेरी अब फिर रेड वाला नहीं, मैंने भी जा रहा हूँ एक बॉल इसको भी देखा और आपने आप तीसरी बॉल पे 3 बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है हर हाथ में। तीसरी बॉल निकालने अब करने में 10 नहीं 9 नहीं 8 और रेड, अगर दोनों रेड निकल चुकी हैं फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में, तो अब रेड बॉल्स की 3 शायद आपके बॉल आज रेड ना व्हाइट ब्लैक 3 बॉल ड्रॉ गई। ये जो स्कीम आपने इस्तेमाल करी है ना सैंपल को सिलेक्ट करने, बॉल्स को सिलेक्ट करने, इसमें हुआ ये है कि आप जैसे जैसे बॉल को सिलेक्ट करते चले जा रहे थे उसे देखकर वापस आप उस डब्बे में प्लेस नहीं कर रहे थे, बल्कि देखा और दाया कर, देखा और देख दिया। आप उस बॉल को रीप्लेस नहीं कर रहे थे, जो उनकी जगह थी असल में जहां से आपने बॉल निकाली है, आप उस बॉल को देखकर रीप्लेस नहीं कर रहे। ये भी स्कीम आपने अभी इस्तेमाल कर लिया। अगर ये स्ट्रेटेजी आपने बनाई है तो ये कहलाएगी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। बाय डिफॉल्ट हर जगह सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, बाय डिफॉल्ट जहां कहीं नहीं लिखा होता वहां विदाउट। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता था कि आपने बॉल देखी, आपने लिखा रेड, और बजाय इसके कि उस बॉल को आप फेंक दे, आपने दोबारा अगले ड्रॉ से पहले पिछले वाले जो बॉल निकली उसको भी डब्बे में आपने रखा। अब वापस 10 हो गई, फिर से शफल किया आपने डब्बे को और फिर आपने एक बॉल निकाला, फिर देखा गिरेगा, लेकिन अगली बॉल के लिए आपने इसको फिर डब्बे में रखा। इससे आपकी कभी पॉपुलेशन डिस्टर्ब नहीं, पॉपुलेशन में 10 बॉल्स थी वो 10 की, ये कराएगी सैम्पलिंग विद। अब आपसे मेरा एक सवाल जो अच्छे से मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि सैम्पलिंग विद प्लेसमेंट करें या विदाउट करें? इसी मिसाल को जो मैंने अभी इसी मिसाल में रखें, क्या रेड बॉल के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कि तीसरी बार रेड मिले फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, लेकिन अगर विद प्लेसमेंट करें या विदाउट, इन दोनों का कंपैरिजन करें और मैंने 3 बॉल ड्रॉ कर ली और मैं चाहता हूँ तीसरी वाली पे रेड, तीसरे टाइम में मुझे लाजमी क्या मिले, तो क्या तीसरे टाइम में लाजमी रेड मिले? इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करेगी। विद रिप्लेसमेंट करूँ तो ज्यादा चांसेस होंगे, विदाउट करूंगा तो शायद, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? चेंज। जब प्रोबेबिलिटी चेंज होगी तो जरा गौर से देखिए इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ मीन भी होगा, कुछ वेरिएंस भी। जिस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी ना आपने, उसका कोई मीन होगा, उसका कोई वेरिएंस, तो इसका भी कुछ मीन होगा, कुछ तो मीन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और वेरिएंस भी क्या हो सकता है, चेंज। लेकिन स्टैटिस्टिशियन ने बड़ी मेहनत जिसमें आर ए फिशर और पियर्सन और यूल, इन 3 लोगों ने तो बहुत ही काम किया। मेहनत करने के बाद उन्होंने नतीजा निकाला, वो नतीजा प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 की शक्ल में लिखा हुआ है। 1 को पढ़ें, in case of sampling with replacement as well as in this case of sampling without replacement we have mu x bar equal to v, ऊपर से बहुत ऊपर से
वो कह रहा है सिर्फ सैंपलिंग मीन नहीं, पहला सैंपल आपने लिया उसका मीन आया x बार कुछ, ठीक है, सैंपल नंबर 1 इसका मीन आ गया वही एग्जांपल 125 चीनी 1,25,000, फिर दूसरा सैंपल लिया 125, तीसरा सैंपल लिया 145, चौथा लिया 90,000, पांचवा लिया 100,000, ऐसे करते करते सैंपल और ये क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे, x बार 1 x बार 2 x बार, तो कहते हैं अपने सारे पॉसिबल सैंपल डाल रहे हैं, सारे पॉसिबल सारे। अब मीन का भी क्या निकलेगा, मीन। अब अगर मैं इन सबको भी ऐड कर दूं, जैसे 5 ही सैंपल सारे पॉसिबल है, 5 के अलावा कोई सैंपल बना नहीं सकता, इन 5 को अगर मैं जमा करूं, क्या करूं, जमा करो 125 प्लस 125 प्लस 145 प्लस 90 प्लस 100 को 5 से क्या कर दूं, क्या नहीं आते आपको कि इस तरीके का से क्या मिलता है एवरेज या मीन, तो यहाँ मैं क्या निकाल रहा हूँ मीन, लेकिन बदकिस्मती से जिनका मीन निकालो वो खुद मीन है, वो खुद क्या है, तो बेसिकली क्या कैलकुलेट किया, मीन ऑफ मीन्स, मीन ऑफ मीन्स, कौन से मीन्स थे, सैंपल मीन, तो मीन ऑफ सैंपल मीन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, दिस इज द सिंपल मीन ऑफ सैंपल मीन्स, मीन ऑफ सैंपल और किसके बराबर, पॉपुलेशन मीन, वो कह रहा है कि अंतर हमारे पास वर्ड स्पेक्ट्रम पूरी पॉपुलेशन में लिखा है, और अब सारी पॉपुलेशन का तुम एक ही बात क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, वो मीन और जो तुमने बारी बारी बहुत सारे सैंपल लिए और सैंपल के मीन्स का मीन, दोनों में कोई फर्क, इससे कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी, सैंपलिंग व्यक्ति या विदाउट कोई फर्क। अब ये जो मान्य ग्राफिक्स में जो लोग बताए स्टैटिस्टिक्स करके प्रैक्टिकल आपने नहीं सुने, स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन में प्रैक्टिकल लैब होती है, ये वाली ये तो होती है थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट होता है वो लैब करता है, स्टैटिस्टिक्स में जर्नल आता है, जैसे कभी आपने किसी जमाने में बायोलॉजी के फिजिक्स के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जर्नल बनाए थे, ऐसे ही जर्नल उसमें सारे जो आप एक छोटी पॉपुलेशन लेंगे तो मैनेजेबल, और जाहिर सी बात है ऐसे तो डेटा नहीं दे सकते ना, जब बाय हैंड करना है कि जिसके सैंपल ही करोड़ों बनने हैं, बहुत सारी। सर ये मेरे पास सेमेस्टर में जो स्टैट्स है, मेन फर्स्ट कोर्स था उसमें था और उसे बिल्कुल ठीक था, और जब भी याद नहीं है, तब भी हमें याद नहीं है, देखिए कमाल की बात है, किसी रीजन में गुजारे में जिसे ज्यादा उसने आपको पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन आपने कहा आप ये क्या हो सकता है, हमारी तो आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी हमारा एनएक्सी नंबर थोड़ी है, हमारी आइडेंटिटी पढ़ना नहीं है, पढ़ लिया तो कौमी बदल जाएगी, पाकिस्तानी से कुछ और बन जाएंगे, फिर हमें क्या पढ़ना, अपनी आइडेंटिटी अपनी रखनी है, यूनिक आइडेंटिटी है हमारी पहचान, पढ़ना वाला हमारा आजकल चीजें भी कैसी पढ़ रहा कि जिससे और बच्चा जो कहता भाई ये कर लो, सोशल मीडिया में इसके ऊपर जो आई मुकदमा आई आजकल उन्होंने आप इस तरह की चीजें जब वायरल होंगी और प्रमोट भी किया जाएगा और आएगा, मतलब उनको भी बुला रहे हैं, वो बुलाती है तो ऐप बन जाओ देंगे ना, वो मुकदमा अगर किसी अच्छे बंदे को बुला रहे हैं तो खुद ही पता कि ऐप बन जाओ, नॉर्मल अगर जा रहे हैं वो बोलने कितने लोग बैठते हैं, ज्यादा नहीं बैठ सकते, एक ही बैठ रहा होता है, दो बैठ रहा होता है, एक बैठ रहा होता है, तो अच्छा ये आपने भी कहा, आपने का नहीं, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम, ये तो सैंपल मीन आप देख रहे हैं ना, सैंपल मीन चेंज हो रहा है, सैंपल मीन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये जितना चेंज हो रहा है अगर इसकी वेरिएबिलिटी को मैं क्वांटिफाई करूँ, तो वेरिएबिलिटी को क्वांटिफाई करने के लिए क्या निकालता हूँ, वेरिएंस, इसका कोई वेरिएंस भी होगा, तो कहता है इसका वेरिएंस जो है वो बराबर होगा किसके, सिग्मा और अंडर रूट एट द एंड सैंपल साइज, नॉट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल, पॉपुलेशन में सैंपल साइज, जो मैं कह रहा था 3 बॉल्स, तो एंड क्या होगा यहाँ पर 10 नहीं होगा, 10 पॉपुलेशन साइज, पूरी पॉपुलेशन में 10 बॉल्स, 90 में सारी बॉल 10 थी, आप नहीं लेगा, तो आपका सैंपल साइज कितना, पॉपुलेशन साइज है कैपिटल एन होता है पॉपुलेशन साइज, तो मेरी एग्जांपल में कैपिटल एन क्या था 10,
ठीक है भाई। अभी सिग्मा क्या है? सिग्मा ये तो बताओ किसका? पॉपुलेशन। तो वो कह रहा है कि अगर तुम्हें ये पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन पता हो, अगर ये तुम्हें पता है, फिर तुम सैंपल मीन का वेरिएंस मालूम कर सकते हो। इसका वेरिएंस सैंपल, याद रखिए सारी बात सैंपल मीन से चल रही है। आप किसी और को भी दे सकते हो, लेकिन बाद में सैंपल मीन, लेकिन ये सिर्फ रहेगा जब सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। क्या करें? लेकिन मीन में कोई फर्क नहीं आया। मीन कह रहा है सैंपलिंग विद करें, ग्राम करें, मीन में फर्क। लेकिन अगर वेरिएंस की बात करेंगे तो वेरिएंस जो है आपके सैंपल मीन का उस वक्त सिग्मा वाला डिटरमिनेंट होगा जब आप सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपकी सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब कुछ फर्क आया जी, पर मैं सवाल पूछूंगा 1 मिनट के बाद।